क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो 24 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है? राष्ट्रीय आय, विदेशी विनिमय, मांग का नियम, सार्वजनिक व्यय। तो मेरे प्यारे बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु नहीं है मांग का नियम, और ये नियम व्यष्टि अर्थशास्त्र का है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। तो केंद्रीय बैंक की नीति मौद्रिक नीति कहलाती है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में संबंध है? प्रत्यक्ष है, विपरीत है, अप्रत्यक्ष है, स्थिर है। मुद्रा की मांग तथा ब्याज की दर में विपरीत संबंध है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी शार्ट में कहते हैं, तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति इसको एमपीएस कहते हैं। इसका योग क्या होता है? तो इसका योग होगा मेरे प्यारे बच्चों 1। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, उपभोक्ता की आय पर, स्वायत्त विनियोग पर, ब्याज की दर पर। तो गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। 7वां नंबर है, भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 जनवरी 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है, क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? अतिरेक बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं, अतिरिक्त होगा। तो मंदी के समय घाटे का बजट उपयुक्त रहता है। 9 नंबर है, विदेशी व्यापार में घाटा होता है तब आयात घटते हैं, निर्यात घटते हैं, आयात निर्यात से कम होगा, निर्यात आयात से कम होगा। विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब निर्यात आयात से कम होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अदृश्य निर्यात का अर्थ है निषिद्ध वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात, पूंजी का निर्यात। तो अदृश्य निर्यात का अर्थ है सेवाओं का निर्यात। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक मुद्दों और समग्र प्रणालियों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक मुद्दों और समग्र प्रणालियों का अध्ययन करता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं, जो उपभोक्ता उपभोग पर खर्च करता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, स्थापन एवं पूरक वस्तुओं में भेद करना है। स्थापन वस्तुएं वह होती हैं जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, जहां एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग बढ़ती है। जबकि पूरक वस्तुएं वह होती हैं जो एक साथ प्रयोग होती हैं, जैसे कार, पेट्रोल, जहां एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है,
उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके एक उत्पादक अल्पकाल में मांग के अनुसार पूर्ति का को क्यों बढ़ा सकता है, समझाइए। तो अल्पकाल में उत्पादन के कुल साधन जैसे मशीनरी स्थिर होते हैं जिन्हें तुरंत नहीं बदला जा सकता, इसलिए एक उत्पादक केवल परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम या कच्चा माल की मात्रा बढ़ाकर ही पूर्ति को एक सीमित स्तर तक बढ़ा सकता है, लेकिन वह मांग के अनुसार पूर्ति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर सकता। इसके बाद में है 15 नंबर प्रश्न। आपूर्ति सारणी में कीमत तथा मांग को किस अक्ष पर दर्शाते हैं। आपूर्ति सारणी के आधार पर बने रेखाचित्र में कीमत इसे लंबवत अक्ष पर वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है और मांग यानी क्वांटिटी इसे क्षैतिज अक्ष यानी एक्स अक्ष पर दर्शाया जाता है। इसके बाद 16 नंबर है, बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो बाजार में कीमत का निर्धारण मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति के संतुलन से होता है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ती है, और जब आपूर्ति बढ़ती है और मांग घटती है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र में बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु के बहुत अधिक खरीदार क्रेता और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तुएं पूरी तरह से एक समान होती हैं, जिसके कारण कोई भी एक अकेला विक्रेता या खरीदार बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसके बाद 18 नंबर है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कारण हैं मुद्रा जारी करना, सरकार के बैंक और वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना, अन्य बैंकों का बैंक, मौद्रिक नीति का निर्माण और नियंत्रण करना, क्रेडिट नियंत्रण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना और देश के आर्थिक विकास में सहायता करना। इसके बाद 19 नंबर है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है। तो राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, जिसमें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसी सभी साधन आय शामिल होती हैं, और यह देश की आर्थिक स्थिति और विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, 20y + c + 1 को स्पष्ट कीजिए। समीकरण के घटक। ठीक है। y का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय, यह देश के कुल आय या कुल उत्पादन को दर्शाता है। c का मतलब उपभोग, यह परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला कुल खर्च है। निवेश, यह व्यवसायों द्वारा नई पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी और कारखानों पर किया जाने वाला खर्च है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, एक विकासशील देश के विकास में राजकोषीय नीति की भूमिका बताइए। तो एक विकासशील देश के आर्थिक विकास में राजकोषीय नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला है पूंजी निर्माण, करों और सार्वजनिक ऋण के माध्यम से संसाधनों को जुटाकर बुनियादी ढांचे यानी सड़क, बिजली में निवेश करना। दूसरा है कि आय की असमानता कम करना, प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा अमीरों पर अधिक कर लगाकर उस धन को गरीबों के कल्याण पर खर्च करना। रोजगार सृजन, सार्वजनिक आय व्यय बढ़ाकर नए रोजगार के अवसर पैदा करना। मूल्य स्थिरता, मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। इसके बाद में है 22 नंबर, भुगतान संतुलन के असंतुलित होने से देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। भुगतान संतुलन के असंतुलित होने, विशेषकर घाटा होने पर देश पर निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव है मुद्रा का अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से घरेलू मुद्रा की कीमत गिर जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, घाटे को पूरा करने के लिए देश के आरक्षित स्वर्ण और विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करना पड़ता है। ऋण भार में वृद्धि, भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF से ऋण लेना पड़ता है, जिससे ब्याज का बोझ बढ़ता है। महंगाई, आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ती है। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। यहाँ पे तो 23 नंबर प्रश्न है, मांग की लोच से क्या तात्पर्य है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, उदासीनता की लोच विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता को सविस्तार समझाइए। क्या पूर्ण प्रतियोगिता को व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं, अथवा परिवर्तनशील अनुपात के नियम के विभिन्न अवस्थानों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है 25 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, अथवा
आर्थिक प्रणाली के समुच्चय को स्पष्ट कीजिए। ठीक है।